Hello student, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Scientification. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम जानेंगे कि एक्चुअल में हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं एंड उसको किस तरीके से उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कराई जाती है हमारी बॉडी के थ्रू एंड फिर हम हमारी बॉडी जो है उससे वर्क कैसे करती है। इसी तरीके से जैसे कि हमने अभी एनिमल्स की बात की या ह्यूमन बींग्स की बात करी, उसी तरीके से हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्लांट्स जो है वो किस तरीके से फूड मटेरियल्स को लेते हैं, इनटेक करते हैं और उससे एनर्जी को रिलीज कराते हैं और उससे वो अपना एनर्जी की से डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं कि हमारा लाइफ प्रोसेस यानी हमारा जो जीवन है वो किस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी के सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एनसीईआरटी में वो सारे कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो आपकी एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन हम यहाँ कवर करने वाले हैं, बट थोड़ा सा एक होता है ना कि अट्रैक्टिव तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी की वो लाइन्स जो है वो थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि मैंने वो सारी एनसीईआरटीज़ की लाइन्स को मैंने इस तरीके से एक नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। और इसमें एक एक पॉइंट है और बहुत डीप तरीके से है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी उठा के देखनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो एनसीईआरटी में वो सारी चीज़ यहाँ पर समराइज करके मैं पढ़ा रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग, जो भी एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटी भी मैं साथ के साथ कवर कराऊंगी, जैसे कि मैं अपने बाकी के लेक्चर्स में भी कराती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन, आपका जो चैप्टर हो रहा है, ये चैप्टर स्टार्ट है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस नाम के क्वेश्चन से। यानी एक क्वेश्चन पूछ लिया है चैप्टर के कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखो, चाहे आप सोए हो, आप बैठे हो, आप चल रहे हो, हर टाइम आपके बॉडी के अंदर जो है वो प्रोसेसेस चलते रहते हैं। जैसे कि अगर आप सोए भी हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी हार्ट बीट वर्क करना बंद कर दे, वो तो कंटिन्यूसली वर्क करती है ना। आपने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद जब आप रात में सोते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि डाइजेशन प्रोसेस रुक जाता है, नहीं, वो भी कंटिन्यूसली चलता है। आप बेशक सोए हुए हैं, लेकिन जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सब का सब वैसे एज इट इज वर्क करता है। तो यही सारे तो लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, है ना। जब भी होता है जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, आप सो चुके हैं, तब भी आपके अंदर जो है, आपकी बॉडी के अंदर ये लाइफ प्रोसेसेस जो है वो चलते रहते हैं, है ना। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, चाहे आप क्लास के अंदर बैठे हो, इवन जस्ट asleep and maintain the job to do on, है ना, go on। तो जब भी ये सारी जॉब जो है, जो हमारी बॉडी है वो अपना काम कंटिन्यूसली करती रहती है, उसको नहीं मतलब आप सोए हो, जगे हो किस चीज़ से, वो अपना काम कंटिन्यूसली करती है। तो देखिए, द प्रोसेस which together perform this maintenance job are लाइफ प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर हमारी क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई किसकी, लाइफ प्रोसेस की। ठीक है, मैं यहाँ पर येलो पेन से देखो अंडरलाइन कर रही हूँ, क्या है ये, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हो गई। क्या बोल रहा है इसमें कि द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब, वो सारे प्रोसेस जो मिलके क्या करते हैं, एक मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में देखिए यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहला क्या है, न्यूट्रिएंट्स, यानी टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, पौष्टिक तत्व, है ना। जो हमारे ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को क्या बोल सकते हैं हम कि हमारी बॉडी को एनरिच्ड करती है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है ना। इन्हें न्यूट्रिशंस कहा जाता है। जैसे टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड, मतलब हम जब खा रहे हैं, इट मीन्स टेकिंग इन एंड यूजिंग, मतलब उसको यूज़ करना, खाने को, कि हम जो खाना खा रहे हैं हमारी बॉडी उसको किस तरीके से यूज़ कर रही है, इसी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्डअप इन द बॉडी, है ना। वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी में जाके टूटती है और कुछ बना देती है ना, एंड जस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, है ना। और वो एक ऐसी एनर्जी की सोर्स बनाती है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली वर्क करती है। जैसे जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी की वजह से हम सांस ले रहे हैं, यानी हमारा रेस्पिरेटरी जो कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है वो पूरा काम कर रहा है, डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, एक्सक्रिएशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का मूवमेंट और फ्लो हो रहा है, हमारा हार्ट वर्क कर रहा है। तो ये सब के पीछे जो वर्क, ये जो सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ यही तो लिखा है कि एज वेल एज टू द काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल द बॉडी नीड टू ग्रो।
है ना, और एक ऐसे तरीके के मॉलिक्यूल्स ये हमें प्रोवाइड कराती है जिसकी वजह से जिसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए। तो इसके बाद सेकंड लिखा है रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन आ गया। रेस्पिरेशन का मतलब क्या, हमने ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे खाने को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद क्या करता है, पूरी बॉडी में घूम के उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये केमिकल प्रोसेस जो होता है इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इसके लिए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें बॉडी में, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन है ये। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन का मतलब क्या है, पहले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जब हम सांस ले रहे हैं ऐसे करके, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हमारे ब्लड में जाके, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब हमने रिलीज किया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ उस कंडीशन में, है ना। तो यही पूरा प्रोसेस जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन हो रही है ये, है ना, आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल, है ना। तो यही सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं। फॉर दिस many organism use oxygen source from outside। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन सोर्स ढूंढते हैं। ऑब्वियसली हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वेदर इट इज एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। अब इसमें भी डिपेंड करता है, जैसे एक्वेटिक है, एक्वेटिक जो है वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि ऑक्सीजन सोर्स जो है हम बाहर से लेते हैं बॉडी के, और द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड द यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फॉर अ सेलुलर नीड, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना। वो प्रोसेस जिससे हम बाहर से ऑक्सीजन को लेते हैं अपनी बॉडी के थ्रू, एंड देन उसके बाद उससे सेलुलर एक्टिविटी करवाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में अच्छे से अभी आपको समझा चुकी हूँ, और यहाँ पर भी आप लोगों को इसकी डेफिनेशन दिख रही है। ठीक है, तो ये लास्ट की जो 3 लाइन्स है, ये आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चीजों को। अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका है, नर्व्स का है, नसों का ही तो है, नस ही तो है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इसके अलावा नस के अंदर जो प्रेजेंट है ब्लड है, ब्लड करता है ये काम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में देखो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, है ना। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। सेल, मैं थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर देती हूँ, सेल पढ़ के आए थे। सेल जो है ये 2 तरीके का था। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी आपकी लाइफ की सबसे 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 छोटी इकाई, जिससे मतलब सबसे छोटा पार्ट, जिससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, ये आपका क्या है, सेल है। ऐसा नहीं कि इससे छोटा नहीं हो सकता, बट एक फंक्शनल यूनिट, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है ना। अब आप कह दो मुझसे कि नहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, तो बेटा यहाँ हम बात कर रहे हैं एक फंक्शनल यूनिट की। तो सेल क्या है, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो यूनिसेलुलर, है ना, और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल, जिसमें सिर्फ एक ही सेल हो, है ना। ये सिर्फ रिवीजन के लिए करा रही हूँ मैं, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 9th में तो पढ़ के आए हुए हैं। और यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल, बहुत सारे सेल होते हैं, मल्टीपल सेल। ठीक है, मल्टीपल सेल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑल द सेल में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली सारे सेल्स, ये जो हमारा ऊपर का सेल है, ये जो स्किन की सेल है, ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के, लेकिन अंदर के जो अंदर सेल्स हैं वो सारे थोड़ी डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के, है ना। उसके ऊपर तो लेयर है, तो यहाँ यही लिखा है कि डायरेक्टली नहीं होते हैं। इट्स सिंपल डिफ्यूज विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स, एंड हेंस द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नीडेड टू कैरी द फूड, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस, है ना। तो देखो ये वही बात बोल रहा है कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती एटमॉस्फेयर के, है ना। तो इसीलिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में होना, ताकि जो चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या हो, वो ट्रांसपोर्ट हो सके। एंड इसके बाद 4th क्या दे रखा है, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, है ना, यानी वेस्टेज का रिमूव हो जाना। वेस्टेज का क्या हो जाना, रिमूव हो जाना, यानी हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको वो जो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो देखो व्हेन केमिकल रिएक्शन आर यूज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, वो हमारे बॉडी का वेस्ट है ना। एंड द ऑक्सीजन इज अ एनर्जी जनरेशन, they create by product that are not only useless for the cell of the body, है ना। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारे अब सेल के द्वारा हम कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या रहता है, वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर
therefore needed to be removed from the body से रिमूव करने की जरूरत होती है उसको, और डिस्कार्ड आउटसाइड, और बाहर फेंकने की जरूरत होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमारा जो लाइफ है वो प्रोसेस्ड में, हमारा लाइफ जो है वो प्रोसेस कर रहा है या चल रहा है, हमारा जीवन जो है चल रहा है। ठीक, तो ऊपर अब देखते हैं इन केस ऑफ सिंगल सेल। अब सिंगल सेल में क्या होता है, सिंगल सेल में तो कोई स्पेसिफाई नहीं है, कोई स्पेसिफिक सेल्स तो नहीं है कि एक्सक्रिएशन के लिए ये वाला सेल वर्क करेगा, वो तो एक ही सेल है, तो वो एक ही सेल से वर्क करता है। जैसे आपने अमीबा पढ़ा होगा, आपने 9th क्लास में अमीबा देखा होगा, अभी हम इस चैप्टर में भी अमीबा देखेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल सेल्ड अमीबा खाने के पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल्स को भी लेता है ना, स्यूडोपोडिया के हेल्प से फूड पार्टिकल को लेता है, एंड देन उसके बाद से उसको एक्सक्रिएट कर देता है। उसके बाद क्या करता है, उसको एक्सक्रिएट कर देता है। ठीक है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस और रिमूवल ऑफ द वेस्ट, है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं है, एक ही सेल सब काम करेगा। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीज, बढ़ेगा तो भाई सिंपल सी बात है, सेल बढ़ेंगे, एंड सेल बढ़ेंगे तो जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा वो मल्टी सेलुलर कहलाएगा। और जब अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स हर एक प्रोसेस के लिए डिफरेंट सेल्स जो है वो वर्क करने वाली हैं। तो वी हैव प्रीवियसली हाउ इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम पहले भी जान चुके हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से वर्क करते हैं। आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, जैसे एक्सक्रिएशन के लिए जो ये हमारा पूरा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पायर करने के लिए जो है, इसमें जो सेल्स हैं वो सारी सेल्स जो है वो उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड वर्क करेंगे। उसके अलावा अगर आप उसे कहें कि वो तुम फिल्टर करके दे दो मेरे को कुछ, तो फिल्टर करके नहीं देने वाली है सेल, है ना। तो सेल्स जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सेल्स का फंक्शन जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है ना, किसको क्या करना है, किसको कहाँ पर काम करना है। तो देखो न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है, उससे रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन लेना और ब्रेक डाउन करना एनर्जी को, फिर उसके बाद से उसी से ट्रांसपोर्टेशन भी होता है ना, ट्रांसपोर्ट भी होता है, मतलब हार्ट जो है वो पंप करता है ऑक्सीजन को ताकि वो पूरे बॉडी में फैल जाए, और ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। एंड देन उसके बाद से एक्सक्रिएशन मतलब बाहर निकल जाना। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, टेक इन फूड, प्रोवाइड एनर्जी, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं कह रही हूँ, मैं एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को बहुत क्रिस्प तरीके से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, न्यूट्रिएंट्स, हाउ जो लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब किस तरीके से एक लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने खाने को लेते हैं। अब देखो ये जो है, इसके लिए दो तरीके पढ़ने पड़ेंगे। हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दो होते हैं, एक है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेटरोट्रॉपिक्स, है ना। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक्स, ऑटो मतलब खुद, है ना, तो ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब एक ऐसे सब्सटेंस, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ये एक ऐसे लिविंग स्पीशीज जो अपना खाना खुद बना रही हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड हेटरोट्रॉप्स मीन्स जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड है, जैसे हम लोग एनिमल्स, है ना, तो हम लोग क्या है, हम लोग अपने खाने के लिए खुद किसी और पे डिपेंड है। तो देखो ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब है, ये क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन बात करें हेटरोट्रॉप्स की, तो यहाँ लिखा हुआ है एनिमल्स, फंगी, मोस्ट बैक्टीरिया, ह्यूमन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर, some organisms use the simple food material obtained from the inorganic source in the form of the carbon dioxide and water। अच्छा, inorganic source क्या है, देखो इनऑर्गेनिक सोर्स का मतलब है कि आपके पूरे जो पीरियोडिक टेबल है, जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें कार्बन के कंपाउंड्स को छोड़ के जितने भी कंपाउंड है उससे बनी हुई चीजें जो हैं वो आपकी इनऑर्गेनिक सोर्स कहलाएंगी। वो क्या है, आपकी इनऑर्गेनिक सोर्स कहलाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपल फूड मटेरियल्स का यूज करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज से उन्हें मिला होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिला होता है कंबाइंड होके। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉप्स एंड इंक्लूडिंग द ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपना फूड मटेरियल ले रहे हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक्स बोल रहे हैं, और जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। और वो कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि कुछ जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं, जैसे these complex substances have to broken down into the simpler one before they can be used for the upkeep and the growth of the body, है ना। तो मतलब वही है कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, अब जब तक वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेंगे फिर उसको पहले उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद उनकी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो अब इसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ बायोकैटलिस्ट का यूज करते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स चीजें जो हम लोग खाते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो कुछ बायोकैटलिस्ट का यूज करती है, जिसको हम एंजाइम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका पेप्सिन एंजाइम है
है ना, ट्राइप्सिन एंजाइम है, ये सारे एंजाइम्स जो है वो हमारी बॉडी में किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारे क्या है, बायो कैटलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो दस द हेटेरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। तो हेटेरोट्रॉप जो है वो डायरेक्टली का हो या इनडायरेक्टली का हो, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि देखो हमें खाने के लिए मतलब हमें जो खाना चाहिए वो हम प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, है ना, कि हमें या तो प्लांट से खाना मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। एट द एंड हम डिपेंड तो कर ही रहे हैं किसी ना किसी पे, है ना। तो इसलिए हम क्या है, हेटेरोट्रॉपिक्स हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो न्यूट्रिशंस इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज फूड फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एनर्जी। न्यूट्रिशंस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना लेते हैं, है ना, उनको खाना मिलता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, जी सके, ग्रोथ हो सके उनकी, उनको एनर्जी मिल सके। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो कि हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑल्सो, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हम उनको देते हैं, क्लोरोफिल उसके खुद के पास होता है और सनलाइट उसको मिल जाती है। तो ये सारी चीजें मिला के वो अपना खाना बनाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ ये लिखा है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर से चीजों को लेते हैं एंड देन उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसको कन्वर्ट करते कैसे, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। दिस मटेरियल इज टेकन इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो की चीजें जो यहाँ लिखी है वो देखो, आप यहाँ देख सकते हो, ओवरऑल केमिकल इक्वेशन देख लो यहाँ पर, कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट्स उसको ले लेते हैं, वो उसके लिए, प्लांट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है उनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, इवन रेस्पिरेशन के लिए उनके, है ना। एंड देन उसके बाद वाटर लिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिया, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स के जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसी को तो कहते हैं क्लोरोफिल, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड दी हमने वाटर दे दिया, क्लोरोफिल उसके खुद के पास है, सनलाइट एटमॉस्फेयर से मिली जाती है। तो ये सब आपस में कंबाइन होता है, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ये क्या है, यही तो है प्लांट का खाना, जिससे प्लांट को एनर्जी मिलती है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फूड होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इनको मिलता है ये, एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, ऑक्सीजन जो रिलीज कर रहा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एंड वाटर मिल जाता है इसको। ठीक, तो यहाँ देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी सन के थ्रू मिली उसको क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन की फॉर्म में रिलीज करा देता है, वही ना, वाटर एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में इसको रिलीज करा देता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चल रहा होता है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट्स बना देता है। ठीक है, तो these steps need not take place one after the other immediately, एक के बाद एक तुरंत नहीं होता। जैसे कि बात करें डेजर्ट प्लांट की, है ना, तो टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो क्या करता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है वो, है ना। एंड देन उसके बाद से क्या करेगा, अब उसको सनलाइट तो मिलेगी नहीं रात में, है ना। तो क्या कहते हैं, प्रिपेयर एंड इमीडिएटली विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, है ना। तो होता है क्या है, रात में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड उसके बाद दिन में क्या करता है, दिन में जब उसे सनलाइट मिलती है तो उसके प्रेजेंस में वो अपना खाना बना लेता है। तो इस तरीके से प्लांट्स डायरेक्टली तुरंत के तुरंत काम नहीं करते हैं, वो इससे पहले स्टोर कर लेते हैं और फिर उसके बाद से जैसे उन्हें सनलाइट मिलती है तो फिर वो अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ का। यहाँ पर ये जाइलम और फॉइलम अभी हम पढ़ेंगे। फॉइलम जो होता है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होता है प्लांट्स के अंदर, एंड जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होता है हमारे प्लांट्स के अंदर ही। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो अभी पढ़ना है वो फिलहाल है क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट दिख रहा है ना, यही क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आप इस क्रॉस सेक्शन लीफ को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ग्रीन डॉट जो है, ये जो सेल ऑर्गेनल्स की जो ग्रीन डॉट है इसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, यानी पत्तियों का हरा कलर होता है। ठीक, तब इस पे बेस्ड एक एक्टिविटी हमें करनी है जो कि हमें जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्लोरोफिल कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 5.1 गिवन है। एक्टिविटी नंबर 5.1 में क्या बोला हुआ है कि टेक अ पॉटेड प्लांट विद अ वेरिएटेड लीफ, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट ले लो। चलो मनी प्लांट तो हम बहुत अच्छे से परिचित हैं इस बात पे, इस प्लांट से, तो मनी प्लांट ही ले लेते हैं। तो पहले पेन चेंज करते हैं, है ना। तो मनी प्लांट ले लेते हैं। तो मनी प्लांट लिया, अब फिर क्या करना है आपको, उस प्लांट को डार्क रूम में रख दो 3 दिन के लिए, ठीक है। ऑल द स्टार्च गेट यूज, ताकि जो उसने जो भी खाना स्टोर कर रखा है पहले का बना के, वो सब यूज हो जाए, सारा खाना जो है वो प्लांट यूज कर ले। इसके बाद से सनलाइट में लेके आओ, 6 घंटे तक रख दो, 6 आवर तक आप उसको क्या करो, सनलाइट में लाके रख दो। इसके बाद बोल रहा है प्लग द लीव। तो मतलब अभी तक की कहानी कुछ ऐसी रही कि हमने मनी प्लांट लिया, मनी प्लांट को हमने 3 दिन तक के लिए डार्क रूम में रख दिया। डार्क रूम में रखा इसलिए ताकि जो उसने खाना बना के जो रख रखे है, यानी जो स्टार्च उसने स्टोर करके रख रखा है, वो स्टार्च जो है वो यूज्ड अप हो जाए उसके थ्रू। इसके बाद से फिर हमने क्या किया, सनलाइट में 6 आवर्स के लिए उसको रखा लाके आफ्टर 3 डेज। एंड उसके बाद से हम क्या करते हैं, उसमें से एक पत्ता तोड़ लेते हैं, उसमें से एक पत्ता तोड़ते हैं, और वो हिस्सा जो ग्रीन ग्रीन है उस पार्ट को हम क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं, है ना, ट्रेस कर लेते हैं उस पार्ट को। फिर हम क्या करेंगे, मतलब हम उसको ट्रेस कर लेते हैं एक पेपर के ऊपर, ताकि हमें पता चल जाए कि ये पार्ट जो है वो ग्रीन है। इसके बाद फिर क्या करना है, फिर वो जो पत्ता है, वो जो लीफ है, उस लीफ को क्या करो, पहले बॉइल वाटर में डाल दो कुछ मिनट्स के लिए, है ना। एंड देन उसके बाद से क्या करो, एक एक बीकर लो जिसमें अल्कोहल हो, उस बीकर में उस लीव को डाल दो, है ना। पहले क्या करना है, हमें उस लीव को बॉईल कर लेना है। उस लीव को बॉईल करेंगे तो जो मेम्ब्रेन होगी वो ब्रेक हो जाएगी। देन इसके बाद से जब हम क्या करेंगे, जब हम उसको अल्कोहल में डालेंगे, तो अल्कोहल में डालने के बाद क्या होगा, जो क्लोरोफिल है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो केयरफुली प्लेस, फिर क्या करेंगे, हम बहुत सावधानी से उस बीकर को, अल्कोहल वाले बीकर को हम डबल बॉयलर, मतलब वाटर बाथ में डाल देंगे। डबल बॉयलर का, इसको डबल बॉयलर बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब हीट ना देके हम क्या करेंगे, वाटर बाथ के अंदर उसको करेंगे हीट, और जब तक करेंगे जब तक वो जो अल्कोहल है वो क्या हो, वो बॉयल ना होना स्टार्ट हो जाए। और होगा क्या, लीफ के कलर के साथ एक्चुअल में होगा क्या, तो जो कलर है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, या तो पेल कलर का, बिल्कुल हल्का कलर का हो जाएगा, क्रीमी टाइप का कलर का हो जाएगा, या फिर कलरलेस हो जाएगा। और बल्कि इसके बदले जो अल्कोहल होगा वो हल्का सा ग्रीनिश टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलर बोला हुआ है कि सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, तो सॉल्यूशन जो है वो ग्रीनिश हो जाएगा, लेकिन जो आपका पत्ता है जो वो क्या होगा, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, या फिर हल्का मतलब पेल टाइप का कलर हो जाएगा उसका, है ना। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, है ना। फिर क्या करो, फिर कुछ मिनट तक के लिए आप क्या करो, उस लीफ को डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाल दो। अब उसके बाद फिर आप लीफ को निकालो उसमें से, है ना, उस सॉल्यूशन में से निकालो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग, है ना। अब क्या करना है आपको, वो कलर जो है आपको कलर देखना है कि क्या कलर होगा। तो देखो, जिस पोर्शन में भी आपको मिलेगा स्टार्च, जिस पोर्शन पे भी स्टार्च मिलेगा, तो वो कैसा होगा, वो डार्क ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। कभी भी आयोडीन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आयोडीन का टेस्ट किया जाए स्टार्च में, तो स्टार्च में जैसे ही आयोडीन डलता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, वो क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा है। तो वो वाला हिस्सा जो हमने ट्रेस किया था ना, जो हमने पेपर पे ट्रेस किया था ग्रीन कलर का, सिर्फ वही वाला हिस्सा जो है वो ब्लू ब्लैक होगा, है ना। जो हमने लीफ का वो ग्रीन वाला हिस्सा ट्रेस किया था, वही वाला हिस्सा जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का होगा, और रेस्ट ऑफ द जो होगा वो उसी कलर का हो जाएगा जिस कलर का आयोडीन होता है ना। आयोडीन का जो कलर होता है ब्राउनिश और येलोइश टाइप का कलर होता है, तो उसी कलर का बाकी का पोर्शन रहेगा, लेकिन वो वाला हिस्सा जो हमने ट्रेस किया है जो ग्रीन कलर का था पहले से, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इट मीन्स कि क्लोरोफिल वाले हिस्से में क्या था, स्टार्च था, तभी वो वाला हिस्सा जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है। इस पिक्चर में देखो, पहले वाले में क्या है, ये ट्रेसेस पोर्शन है जहाँ पर ग्रीन ग्रीन पार्ट था, और जब हमने आफ्टर द सारी प्रोसेस जब हमने किया उसके बाद से फिर हमने क्या देखा कि जहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन पार्ट था वहाँ वहाँ क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। इट मीन्स यहाँ स्टार्च प्रेजेंट था, तभी आयोडीन डालते ही क्या हो गया, ब्लूइश ब्लैक टाइप का कलर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। What can you conclude about the presence of the starch in the various area of the leaf? हाँ, सिंपल सी बात है, हमने क्या कंक्लूड करा था, हमने सारा कर ही लिया इसमें। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, स्टोमेटा, द गेटवे ऑफ गैस एक्सचेंज, है ना, स्टोमेटा, है ना। तो अब हमें पढ़ना है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां जो होती हैं उसके ऊपर किस तरीके से गैस का एक्सचेंज होता है, किस तरीके से प्लांट्स के अंदर गैस एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है स्टोमेटा का। स्टोमेटा एक्चुअल में क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है, बहुत छोटी सी, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स टाइप के ओपन होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा एक्चुअल में क्या होता है, गैस के एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। तो देखिए, ये क्या है, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा की गार्ड सेल है।
इसके अंदर ये स्टोमेटा का पोर है जो ओपन रहता है, ये स्टोमेटा का पोर है जो कि क्या है, ओपन रहता है, जिसके अंदर जो है जो भी गैसेस है वो एक्सचेंज होती हैं। और ये ग्रीन कलर क्या है, ये ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है ना, तो ये क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, ये तो जब ओपन था तब, अब जब जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा, जब ये क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद देखिए गार्ड सेल जो है ये बिल्कुल छोटा सा माउथ हो जाता है इसका, ये क्या है, क्लोज स्टोमेटल है। और ये अगेन क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है और ये गार्ड सेल्स है। ये गार्ड सेल्स ही हैं जो कि मेंटेन करती है शेप को, कि कब वो ओपन हो रहा है कब वो क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है एंड क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ओपन व्हेन गार्ड सेल स्वेल ड्यू टू वाटर अपटेक, जब पानी मिलता है तो गार्ड सेल जो होती है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टोमेटा का जो पोर होता है वो ओपन हो जाता है ना, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आसानी से एंटर हो पाती है फोटोसिंथेसिस के टाइम। अब गार्ड सेल जब श्रिंक होती है तो वाटर लॉस होता है उस टाइम पे। गार्ड सेल जब श्रिंक होती है, सिकुड़ती है, इट मींस वाटर जो है वो लॉस हुआ है। ये जब होगा, इट बिकम स्ट्रेट एंड द स्टोमेटल पोर क्लोज, उस टाइम पे स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। और यहाँ ऐसा क्यों होगा, ताकि जो है वाटर जो है वो लॉस ना हो, यानी ट्रांसपिरेट ना हो, यानी जो प्लांट के अंदर जो स्टोर वाटर है वो उड़ ना जाए, इसीलिए क्या होता है, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाती है। यानी कुल मिला के ऐसा है कि जब वाटर उसको मिलेगा तो ऐसे स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, और जब ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाए, और जैसे ही उसको वाटर जो है श्रंक होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वाटर जो है सॉरी वाटर जो है वो जैसे ही निकलना स्टार्ट होगा, लॉस होना स्टार्ट होगा, ये क्या होगा, श्रिंक होने लगेगा वापस से, ऐसे करके श्रिंक होने लगेगा, है ना, ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो प्लांट से। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या फायदा होता है उसका, है ना, ताकि वाटर एंटर हो सके, गार्ड सेल जो होती है वो स्वेल हो जाती है, और ये आउटसाइड बेंड हो जाती हैं, शेप इसका इस तरीके का हो जाता है, और स्पोर पोर ओपन हो जाते हैं इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इंटरचेंज देखने को मिलता है। एंड क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है कि गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं, तो इसीलिए जो ये स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की हो जाती है लगभग, है ना, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की हो जाती है लगभग, स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं, और ये जो है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर से बचा लेता है। तो यहाँ पर यही लिखा है, ये पूरी एक्टिविटी समझाई हुई है, ये जो एक्टिविटी जो मैंने आपको समझाई है इस पूरे के बारे में ही इसमें लिखा हुआ है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। कि पूरा यही सब चीजें लिखी हुई है इस लाइन्स में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल। अभी मैं वही बात बोल रही थी, गार्ड सेल ही है जो रिस्पॉन्सिबल है कि आपका स्टोमेटा जो है वो कितना ओपन होना है, कितना क्लोज होना है। तो इट इज असेंशियल फॉर द गैस एक्सचेंज एंड ऑल्सो हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स पढ़ ही लिए, अब हम हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। हेटेरोटॉपिक मतलब जो खाना अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड है, जैसे हम अपने खाने के लिए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, है ना। इसी तरीके से एनिमल्स भी जो है वो अलग अलग एनिमल सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, और क्या होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो हम सब क्या है, हेटेरोटॉपिक्स है। तो each organism is adapted to its environment. The form of nutrients different depending on the type and availability of the food. Obviously टाइप और अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी क्या है और टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि काउ एक हर्बीवर है ना। हेटेरोट्रॉप्स में तीन तरीके के आ गए, हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। तीन तरीके के आते हैं। पहला होगा हर्बीवर्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। पहला हो जाएगा हर्बीवर्स, फिर एक और होता है कार्निवर्स, और अगला होता है ओमनीवर्स। देखो हर्बीवर्स जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन प्लांट वाले जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, शाकाहारी, एक तरीके से वेजिटेरियन बोल सकते हैं इनको, वेजिटेरियन होते हैं ये, है ना, वेजिटेरियन होते हैं। जैसे काउ फूड सोर्स स्टेशनरी रहेगा, मतलब घास एक ही जगह रहता है, इनका फूड से भागता भागता नहीं फिरता, है ना। स्टेशनरी मतलब समझ गए ना, प्लांट एक ही जगह होता है। तो वो क्या करते हैं, दांतों के थ्रू उसको ग्राइंड करते हैं, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू उसको रुमिनेट किया जाता है। लेकिन फिर अगला बात करते हैं कार्निवोर। कार्निवोर मतलब जो मांस पे डिपेंड करते हैं, जो क्या खाएंगे, जो मांसाहारी होंगे, यानी जो मांस पे डिपेंड, जो जिसको सिर्फ मांस से रिलेटेड चीजें खानी है, जैसे एनिमल्स, है ना। तो फूड सोर्स इनका मोबाइल होगा, भागता हुआ रहेगा। जैसे हिरन मिल गया शेर को तो वो भागता रहता है, तो इनका जो फूड सोर्स है वो मोबाइल रहता है, भागता हुआ रहता है ना। यूज ए शार्प कैनिन्स, मतलब वो अपने पैने दांतों का यूज करते हैं, है ना। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। अच्छा, हर्बीवोर्स को डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक जो होता है वो लॉन्ग होता है,
क्योंकि वो जो खा रहे हैं वो सेल्यूलोज खा रहे हैं और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए जो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक है, उनका जो इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन अगर वही बात करें एक कार्निवोर की, तो कार्निवोर यानी वो मांस खाता है तो उसको डाइजेस्ट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसलिए उसकी इंटेस्टाइन जो है वो छोटी होती है, जैसे कि हमारा शेर ये जो है ना। इसके बाद एक और चीज़ है जो मांस भी खा लेती है, जो नॉनवेज भी खा लेती है एंड वेज भी खा लेती है। तो ये तो भैया नॉनवेज हो गए, ये कार्निवोर्स तो नॉनवेज हो गए, नॉनवेज जो खाते हैं, है ना, जैसे कि आपका लायन, और सिर्फ नॉनवेज ही खाएंगे ये। ऑमनिवोर्स में दोनों आ गए, वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, है ना, जो कि फल फ्रूट एक ही चीज होती है ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा लेते हैं, साथ के साथ चिकन और वो सारी चीजें भी वो लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये ऑमनिवोर्स हो गए, ठीक। तो फूड सोर्स भी यहाँ से हमें पता लगेगा कि फूड सोर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक क्या होगा, एक स्टेशनरी होता है और दूसरा क्या होता है, मोबाइल होता है ना। एक स्टेशनरी एक जगह रुका हुआ जैसे प्लांट्स, और मोबाइल मतलब इधर उधर भागता हुआ जैसे एनिमल्स। तो देखो, ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब। कुछ क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, खाना खाने का अलग अलग तरीका है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाहर ही तोड़ लेते हैं खाने को, उसके बाद अंदर खाएंगे उसको, और कुछ क्या होता है वो अंदर ही खा के उसको डाइजेस्ट करेंगे। जैसे कि देखो, पहला क्या है कि बाहर ही खाने को तोड़ के फिर अब्सॉर्ब कर लेंगे, जैसे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देन अब्सॉर्ब, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम। इनका ये है कि बाहरी खाने को तोड़ लेंगे, उसके बाद उसको एब्सॉर्ब करेंगे। लेकिन दूसरी जगह अगर हम बात करें सेकेंड, तो ये क्या करते हैं, पूरा मटेरियल खा लेंगे एंड देन उसके बाद धीरे धीरे उसको जो है वो अंदर अंदर ही ब्रेक डाउन कर लेंगे, जैसे कि हम लोग एनिमल्स खाना खाया आराम से और फिर उसके बाद अंदर ही वो डाइजेस्ट हो रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है ना। तीसरा है ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। ये क्या है, ये से कहते हैं पैरासाइट, जो जो क्या कर रहे हैं, जो मार नहीं रहे जानवर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, बट बिना मारे ही अपना पेट भर ले रहे हैं, जैसे कि लीफ यानी जो जू होती है, जो नॉर्मली अमूमन हेयर में पड़ जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, या फिर मॉस्किटो भी क्या करता है, हमें मार, ऐसा तो नहीं मच्छर काट के चला गया और हम मर गए, ऐसा नहीं होता है ना। हुआ क्या है, मच्छर आया काटा और वो अपना उसने ब्लड सक किया और उसके बाद वो चला गया, तो हमें कुछ नहीं, बीमार पड़ जाते वो बात अलग है, बट हम मर नहीं गए और उसका भी पेट भर गया, है ना। तो ये क्या होता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं लेकिन बिना उनको मारे, है ना। जैसे इधर जो है दोनों स्टार्टिंग के दोनों प्रोसेसेस में, हाँ, अगर हम कुछ भी चीज खा रहे हैं तो इट मीन्स वो खत्म हो गए, उसकी डेथ हो चुकी होगी, है ना। लेकिन थर्ड वाले प्रोसेस में क्या है कि डेथ नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो, कसकटा एक अमरबेल पेड़ होता है, फिर टिक, लीव, लिचेस, और इसके बाद से टेपवॉर्म, ये सारे क्या है, ये बिना ऑर्गेनिज्म को मार। सो अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 5.2 की। तो हम इससे पहले ऑलरेडी एक्टिविटी नंबर 5.1 देख चुके हैं, वो लीफ वाली एक्टिविटी जो थी। अब हम एक्टिविटी नंबर 5.2 देखते हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें दो प्लांट्स लिए गए हैं, है ना। दोनों प्लांट्स अलग अलग लिए गए हैं, जिसमें क्या करा है, ऊपर से एक ग्लास का पॉट लगा दिया है। ऊपर से क्या है, ये ग्लास का प्लॉट है, ग्लास का पॉट है ना, ग्लास पॉट कह सकते हैं अब इसको। और ये पॉट ऐसा है कि इसको नीचे से सील किया गया है विद द हेल्प ऑफ वैसलीन, है ना। वैसलीन लगा के इसको सील कर दिया गया है, दोनों प्लांट्स को, दोनों ही पार्ट को, है ना। लेकिन इस वाले पॉटेड प्लांट में क्या किया है इन्होंने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, यानी KOH रख दिया है। क्या रखा है, KOH रख दिया है। और इस वाले में ऐसा कुछ नहीं किया है। तो देखिए क्या कर रहा है, इसमें दो प्लांट्स लिए हैं और दोनों प्लांट्स के ऊपर ग्लास के जार रख दिए गए हैं। एंड ग्लास के जार रखने के बाद एक प्लांट के अंदर जो उसको अच्छे से सील कर दिया दोनों प्लांट को, ताकि किसी भी तरीके से बाहर से कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी चीज अंदर आ ना सके। एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या किया है, ये जो ए वाला है इसमें क्या करा है, इसमें एक ग्लास में या किसी भी चीज में KOH रख दिया, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। अब इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्वालिटी क्या होती है कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्रेजेंट, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस पॉट में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा इस टाइम पे, ये जो KOH है ये सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, फिर कुछ टाइम बाद जब इस प्लांट को जब हमने निकालने के बाद फिर जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो आयोडीन टेस्ट करने पे वो वाला प्लांट जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, है ना, उसके अंदर स्टार्च बना होगा, और जहां स्टार्च बना होगा वहां जब हम आयोडीन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। लेकिन वो जगह जहां पर फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं, यानी वहाँ स्टार्च नहीं बना होगा, और अगर वहाँ स्टार्च नहीं बना होगा तो वो जो पत्ती है उसको अगर मैं डिप करूंगी आयोडीन में, तो वो अपने नेचुरल उसका जो
कलर होगा आयोडीन का वही कलर लाएगा, यानी येलोइश टाइप का, येलोइश ब्राउनिश टाइप का कलर जो है वो लेके आएगा। तो देखो यहाँ पर एक्टिविटी में दिया हुआ है कि 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेने हैं आपको, ब्लैक ये ना, हाँ, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेने हैं, दोनों सेम साइज के लीजिए, डार्क रूम में रख दीजिए 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, हर दोनों प्लांट के ऊपर जो है वो सेपरेट ग्लास प्लेट रखनी है, और इसके बाद एक वॉच ग्लास, एक प्लांट में क्या करो वॉच ग्लास रख दो, उस वॉच ग्लास के अंदर क्या करना है आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखनी है। इसके बाद क्या करा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एब्सॉर्ब कर देगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे मैंने बताया। फिर दोनों ही प्लांट को कवर रखने देना है, और कुछ वैसलीन का यूज कर लो ताकि बॉटम से भी सील हो जाए अच्छे से दोनों प्लांट, एंड एयर टाइट हो जाए, मतलब कुल मिला के। फिर प्लांट्स जो है सनलाइट में कुछ 2 घंटे के लिए रखो। फिर उसके बाद दोनों में से एक एक लीव को प्लग करो, एंड फिर उसको क्या करो, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो स्टार्च है, स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्लांट जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, जिस प्लॉटेड प्लांट में KOH है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा। अब पता कैसे चला, क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्च है वो बना ही नहीं। अगर स्टार्च बना होता तो वो ब्लू ब्लैक कलर का होता, लेकिन ये वाला जो प्लांट है इसकी पत्ती जो है वो उसी कलर की रही जिस कलर का आयोडीन होता है। तो आई होप आपको ये वाली एक्टिविटी भी क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट। सिंस द फूड and the way it obtained differ, the digestive system is different for the various organism, है ना, सही बात है। देखो हमें इसमें पढ़ना है कि किस तरीके से जो प्लांट्स कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो सबका अलग अलग होता है। जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सारा काम एक ही सरफेस से होता है, यहाँ एक ही सेल से सारा काम होता है, यहाँ पर एक ही सेल से जो है वो सारा काम होता है। लेकिन अगर बात करें ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं हर सेल्स के लिए, मतलब हर स्पेशल फंक्शन के लिए एक डिफरेंट सेल्स होती हैं यहाँ पर। जैसे एग्जांपल है अमीबा वाला, कि अमीबा क्या है, अमीबा सिंगल सेल होती है। तो देखो अमीबा पहले क्या करता है, फूड का पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, वो क्या करता है एक शीडोपोडिया बनाता है, यानी नकली हाथ बनाएगा, एंड इसके बाद से क्या करेगा, फूड के वैक्यूल को, फूड के पार्टिकल को जो है वो अंदर कर लेगा, एंड अंदर करने के बाद डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट करने के बाद फाइनली यहाँ से बाहर एक्सक्रिएट भी कर देगा। तो अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को पर के साइड अप्रोच करता है सबसे पहले, देन शीडोपोडिया यानी टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन करता है ताकि फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर सके, यानी चारों तरफ से, तीनों तरफ से ढक सके, एंड देन उसके बाद क्या करता है, फूड वैक्यूल फॉर्म करता है वो पार्टिकल को अंदर लेके, एंड देन उसके बाद डाइजेस्ट कर देता है, और जो अनडाइजेस्टेड जो बेकार रह जाता है उसको बाहर एक्सक्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से सिंगल सेल जो है वो वर्क करते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो करता है, फिर उसी से वो अपना फूड ब्रेक डाउन भी करेगा, एंड ब्रेक डाउन करने के बाद फिर उसी को बॉडी से डिफ्यूज भी करा लेगा, सेम ही सेल से सारा काम उसी में हो जाता है, एंड जो वेस्ट होता है उसको थ्रू आउट भी कर देगा। तो फूड इनटेक इन पैरामीशियम, पैरामीशियम देखिए, इन पैरामीशियम ये भी क्या है, ये भी यूनिसेलुलर है, यानी ये भी सिंगल सेल है। तो इसमें भी क्या होता है, सेल इज डिफाइंड शेप, यहाँ पर सेल की डेफिनेट शेप होती है, एंड फूड इज टेकन है बाय द स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पेसिफिक स्पॉट है जिसके थ्रू जो फूड है, फूड पार्टिकल जो है वो अंदर की साइड जाता है। तो फूड इज रिमूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया, ये जो सिलिया, ये जो है ये सिलिया है ना, इसके मूवमेंट से जो फूड का जो होता है वो मतलब जो वेस्टेज होता है उसका एक्सक्रिएशन भी देखने को मिलता है। तो ये एक स्पेसिफिक स्पॉट है जहाँ से वो खाना खाता है, एंड जब इसका वेस्ट होता है तो ये जो सिलिया है ना, सिलिया की मूवमेंट से उसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो ये पैरामीशियम का एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ से वो खाना ले सकता है, लेकिन अमीबा के साथ ऐसा नहीं है, वो शीडोपोडिया कहीं से भी बना लेगा और देन उसके बाद फूड वैक्यूल जनरेट कर लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग में देखो ये आपका, हम डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में ये टंग है, ये माउथ है, माउथ से खाना जो है वो अंदर जाता है। ये क्या है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनाल है नीचे तक, बिल्कुल ये जो है ये नीचे तक एलिमेंट्री कैनाल होती है टोटल, है ना। ये जो ये ऑसोफेगस है, इस पाइप को, फूड पाइप को ऑसोफेगस बोलते हैं। फिर ये स्टमक से कनेक्ट है, स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन ऐसे करके दिखेगा, एंड फाइनली आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट है, एंड वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फाइनली जो है वो एक्सक्रिएट करा देती है चीजों को। ठीक है, तो एक्सक्रिएट हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो पूरा ना माउथ से लेकर जो एक्सक्रिएशन पॉइंट तक जो कैनाल है, इसको क्या बोला गया है, एलिमेंट्री कैनाल बोला गया है। तो इसी में माउथ आ जाएगा, यानी बक्कल कैविटी आ जाएगी, इसी में ऑसोफेगस आ जाएगा, ऑसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अनस वाला पूरा पार्ट जो है वो इसी में आ जाएगा। इसके बाद देखो ये जो पूरा पोर्शन है ये डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है, रेस्पिरेटरी वाले पोर्शन को अलग कर देता है। इसके बाद ये क्या है, लिवर है, लिवर के ऊपर ये क्या है,
ये आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के बाद यहाँ पर पेनक्रियास है ना, बाइल डक्ट है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरीके से पूरी ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो यहाँ देखो एलिमेंट्री कैनल बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर अनस तक जाती है, जो कि अभी हमने देख लिया, और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कवर करते हुए जाती है ना। और हर एक पार्ट का स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम जो भी चीज खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर जाता है। तो उससे सबसे पहला काम कहाँ पहुंचता है, वो दांत पे, है ना, हमारे मुंह में पहुंचता है, जहाँ पे जो टीथ होती है वो उसको क्रश करती है ना, क्रश या उसको ग्राइंड करने का काम करती है। तो देखो नेचुरली जो फूड प्रोसेस होता है, पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड दे आर सेम टेक्सचर के होते हैं, एंड देन दिस अचीव बाय द क्रशिंग ऑफ द फूड। तो क्या होता है, फूड को क्रश किया जाता है टीथ के थ्रू, एंड देन इसके बाद जो है वो जब सॉफ्ट हो जाता है फूड, उसके बाद जो ये हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है, ये ऑसोफेगस होता है, ऑसोफेगस के थ्रू अंदर जाता है खाना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन वी ईट समथिंग, जब भी हम कुछ खाते हैं तो माउथ जो होता है वाटरी हो जाता है ना, पहले से ये सा, जैसे कुछ टेस्टी सा चीज दिख गया तो एकदम से ऐसा कहते हैं ना, मुंह में पानी आ गया, है ना। तो हमारा जो माउथ होता है वो एंजाइम, वो सेलिवरी एमाइलेज जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है कि भाई खाना मिलने वाला है, तो पहले से एंजाइम बना लो ताकि वो जो है हम अच्छे से उसको डाइजेस्ट करा सके, है ना। तो जब भी कोई चीज हमें दिखती है जो हमें अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी होता है, तो हमारे मुंह में ऑलरेडी पानी आ जाता है ना। दिस इज एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है, नॉट ओनली वाटर बट इट्स अ फ्लूइड। ये एक सिर्फ वाटर नहीं है, एक फ्लूइड है जिसे सलाइवा बोलते हैं, जो सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है और जो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है ना। तो देखो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इन द कॉम्प्लेक्स नेचर। हम खाना जो खा रहे हैं, इंजेस्ट जो हम खाना मुंह में खा रहे हैं, वो पहले तो कॉम्प्लेक्स होता है बिल्कुल, है ना। और फिर जब वो एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। और ये किसके थ्रू होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के थ्रू होते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं। यानी एंजाइम्स जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इस एंजाइम में क्या बोलते हैं, सेलिवरी एमाइलेज। जो मुंह में जो हमारा एंजाइम होता है उसे सेलिवरी एमाइलेज बोलते हैं, दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च, जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद द फूड इज मिक्स्ड थॉरोली विद द सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ, है ना। अब वो सलाइवा के थ्रू पूरा फूड मिक्स होता है और फिर हमारे माउथ में अंदर जाता है ना, टंग के थ्रू। और देखिए सबसे पहले माउथ के बाद ये ऑसोफेगस होती है, जो पाइप होती है इसे ऑसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप। इसके बाद स्टमक तक जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा, एंड देन फिर अनस के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है, ठीक। तो फूड में क्या होता है, हम माउथ में सबसे पहले हम खाना लेते हैं, उसको चबा रहे हैं, उसको मिक्सिंग कर रहे हैं सलाइवा के साथ। ऑसोफेगस में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ तक का, स्टमक तक का। स्टमक में क्या होगा, सारा फूड मिक्स होगा, डाइजेस्टिव जूस आएंगे डिफरेंट वो उसको डाइजेस्ट करेंगे। अब जब डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के में जाएगा, जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीटली तरीके से होगा। एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, वो भी यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाला है। एंड देन फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड फीकस बना लेती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिर बाहर कर देती है। तो देखो फ्रॉम द माउथ से जो खाना है, फूड इज टेक टू द स्टमक तक जो जाता है वो एक पाइप के थ्रू जाता है, इसे ऑसोफेगस बोलते हैं, है ना। स्टमक जो है वो लार्ज ऑर्गन है ना, लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड फूड, और जब मतलब खाना जाता है तो वो और फैल जाता है ना। एक तो बड़ा ऑर्गन है, ऊपर से जब खाना जाएगा तो वो और फैल जाएगा। इसकी मस्कुलर वॉल होती है जो कि खाने को अच्छे से मिक्स कर देती हैं। अब ये डाइजेशन ऑफ द इन स्टमक इज टेक केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जिसमें कि एक क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl है, और अगला क्या है, म्यूकस है एंड पेप्सिन है। तो HCl जो है एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद से पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, एंड म्यूकस एक लेयर है जिसकी वजह से हमारा स्टमक जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है इतने खतरनाक एसिड से, है ना। जितना खतरनाक एसिड ये हमारे पेट में अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमारा हाथ भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वही है कि हमारे स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक की जो वॉल है, या जो कह सकते हैं स्किन जो है, वो प्रोटेक्टेड रहती है HCl के खतरनाक एसिड से, है ना। तो देखो द HCl क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। HCl जो है क्या करती है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करती है, जिसके विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो कि क्या करती है, पेप्सिन को बनाती है। एंड म्यूकस क्या करती है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई, ठीक। देखो तो ये एक्टिविटी नंबर 5.3 देख लेते हैं हम। एक्टिविटी नंबर 5.3 क्या कह रही है, हमें दो टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। हमें दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 1% क्या डालना है, स्टार्च डालना है। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, स्टार्च डालना है 1%,
है ना, दोनों में ही क्या डाला है, स्टार्च डाला है। एंड देन इसके बाद बोल रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए में हमें क्या करना है, सलाइवा डाल देना है। टेस्ट ट्यूब ए में सलाइवा डाल दो, टेस्ट ट्यूब बी में कुछ नहीं डालना है, स्टार्च है वही पड़े रहने दो। एंड देन उसके बाद 20 से 30 मिनट छोड़ दो। अब जब 20-30 मिनट छोड़ा, उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आयोडीन ऐड करना है, दोनों में ही क्या करना है, आयोडीन ऐड करना है। उसके बाद बताना है आपको क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या कोई कलर चेंज हुआ। तो हमें इतना पता है कि जब भी आयोडीन को हम अगर स्टार्च में ऐड करेंगे तो इट मीन्स वो क्या होगा, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर नहीं प्रेजेंट तो वो फिर जो आयोडीन का सॉल्यूशन का कलर होगा उसी कलर का हो जाएगा। तो हुआ भी यही, जिसमें हमने सिर्फ स्टार्च लिया था बी टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या हुआ, उसमें जैसे ही हमने वो डाला अपना आयोडीन डाला तो वो ब्लू ब्लैक हो गया, ये तो ब्लू ब्लैक हो गया, है ना, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट हियर, है ना। लेकिन अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब ए की, तो टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या करा, हमने सलाइवा डाल दिया ना। सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा का काम होता है स्टार्च को डाइजेशन करने का, स्टार्च को वो डाइजेस्ट कर देता है मुंह में ही, माउथ में ही क्या होता है, स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जब हमने इसमें इसमें जब हमने आयोडीन डाला तो उसमें कलर हमें ब्लू ब्लैक नहीं मिला, हमें आयोडीन वाला ही कलर एज इट इज मिला। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि सलाइवा जो है वो क्या करता है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो ये एक्टिविटी यही बता रही थी कि एक्चुअल में सलाइवा का काम क्या होता है स्टार्च में। तो सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को डाइजेशन का काम कर लेता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है डेंटल क्राइसिस। डेंटल क्राइसिस में लिखा है टूथ डिके। टूथ डिके एक्चुअल में, टूथ डिके यानी दांतों का सड़ जाना। ये होता क्यों है, एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे एनामल होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत जल्दी से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी सॉफ्ट होते क्यों है, एक्चुअल इस सॉफ्ट होने का पीछे का कारण क्या है कि बैक्टीरिया जब है, बैक्टीरिया जब भी शुगर के ऊपर अटैक करते हैं तो वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी खाना जो है हमारे दांतों में फंस जाता है तो वो क्या है, शुगर ही तो है। अब क्या होता है कि बैक्टीरियाज को जैसे ही दिखता है वो बहुत तेजी से बहुत सारे बैक्टीरियाज उस खाने पे अटैक करते हैं, और जब बहुत सारे मास ऑफ सेल बैक्टीरिया जब एक साथ फूड पार्टिकल्स पर अटैक करते हैं जो कि दांतों में लगा होता है, तो उसकी वजह से डेंटल प्लैक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंटल प्लैक होता है। एंड सलाइवा जो है वो टूथ के उस वाले सरफेस पे पहुंच नहीं पाता, है ना, ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाए, क्योंकि प्लाक जम गया है तो लेयर बन गई है। अब लेयर बन गई है तो सलाइवा जो है वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, तो सलाइवा कैन नॉट रीच टू द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है एज प्लाक कवर द टीथ, जैसे क्योंकि प्लैक जो होता है वो टीथ को कवर कर देता है। अब आप ब्रश करोगे खाने के बाद तो वो प्लैक को रिमूव कर देगा, तो बैक्टीरिया जो है मतलब इससे पहले बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करे, प्लैक आपका रिमूव हो जाएगा, है ना, तो इससे तो प्रॉब्लम नहीं होगी इफ अनट्रीटेड। लेकिन अगर वो अनट्रीटेड रह गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके दांतों पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होगा और आपके दांत जो है वो खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था डेंटल कैरीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइजेशन आफ्टर स्टमक। स्टमक के बाद डाइजेशन का क्या होता है, तो देखो एग्जिट पॉइंट यही है, एग्जिट फ्रॉम स्टमक। स्टमक के बाद जब एग्जिट लेता है, जब हमारा फूड पार्टिकल एग्जिट लेता है तो वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी देखो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों के लिए अलग अलग होती है। बात करते हैं पहले हर्बीवोर्स की, तो मैंने बोला था कि नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। बहुत ज्यादा कॉइलिंग होने की वजह से बहुत लंबा पार्ट होता है, बहुत लंबा पार्ट होता है, लेकिन बहुत ही छोटी जगह पे रहता है कॉइलिंग की वजह से। तब लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफरेंट इन वेरियस एनिमल, डिपेंड किस पे करेगा, एनिमल्स हर्बीवोर है या कार्निवोर्स है। जैसे कि बात करें हर्बीवोर्स में, अगर जैसे वो जो घास खाते हैं उनके घास के अंदर जो ग्रासेस होते हैं उसके अंदर सेल्यूलोस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेल्यूलोस होता है। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए हमें क्या होता है, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी चाहिए होती है ताकि सेल्यूलोज जो है वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, इसलिए हर्बीवोर्स में जो होता है वो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। कार्निवोर्स की बात करें तो कार्निवोर्स में क्या होता है, स्मॉल छोटी सी इंटेस्टाइन होती है। क्यों, क्योंकि मांस को पचाने में इतना ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। तो फिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जाके फाइनली कंप्लीट हो जाती है ना। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यहीं पर होता है। इट रिसीव द सिक्रिएशन फ्रॉम द लिवर, पेनक्रियाज और लिवर से जो सिक्रिएशन होता है वो यहीं पर आके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसकी वजह से जो बचा कुचा डाइजेशन होता है वो भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, अब देखो स्टमक से जो फूड आने वाला है वो एसिडिक होता है, भाई एसिड है स्टमक के अंदर तो एसिडिक फूड ही देगा वो, है ना, HCl, तो एसिडिक होता है। अब इसको क्या करना होता है, अल्कलाइन बनाना पड़ता है, और अल्कलाइन किस कब बनता है, जब पैंक्रिएटिक एंजाइम्स आते हैं। जब पैंक्रियाज जो एंजाइम रिलीज करता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। तो हमें क्या करना होता है, खाने को बेसिक बनाना होता है। तो फैट इन द इंटेस्टाइन इज इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल्स
which make it different from the enzymes and act on them. तो फैट जो होता है इंटेस्टाइन के अंदर वो किस फॉर्म में होता है, एक लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक। इसके बाद इसीलिए एंजाइम जो होते हैं वो उसमें वर्क नहीं कर पाते, बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, तो इसलिए उसमें जो होता है आपके एंजाइम जो होते हैं वो डायरेक्टली वर्क नहीं कर पाते। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है इन स्मॉल, इस बड़े से ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। अब इसके बाद जो एंजाइम्स है वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, एफिशिएंटली तरीके से वर्क कर पाते हैं। एंड देन इसके बाद बात करते हैं अगले की। दिस इज सिमिलरली टू बी द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप। ये सेम उसी की तरह होता है जैसे इमल्सिफाई, मतलब जो सोप जो होता है जिस तरीके से डर्ट को निकालता है, सेम वही प्रोसेस से ये काम करता है जो आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इसके बाद द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टाइन जूस, है ना। तो अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, ये ग्लैंड, इसके अंदर इंटेस्टाइन जूस भी क्रिएट होता है। द एंजाइम इट इज फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, ये जो है ये विली है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, बहुत छोटा छोटा, है ना, हेयर लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम विली कहते हैं। ये सरफेस को इंक्रीज, एक्चुअल में विली की वजह से सरफेस इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन का। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो स्मॉल वॉल्स के थ्रू होती है इंटेस्टाइन की। अभी जो इनर पार्ट होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन का, एंड विली जो है वो उसमें ब्लड का बहुत अच्छा सप्लाई होता है, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ से ब्लड में ही न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल हो जाते हैं, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली होती है, उस विली से डायरेक्ट, उस विली से ब्लड, बहुत सारे ब्लड के वेसल्स कनेक्ट रहते हैं, इसीलिए वहां से न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। फिर लिवर की बात करते हैं, तो लिवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रिएट करता है। बाइल जूस का काम क्या है, वो फैट को डाइजेस्ट करता है। बाइल जूस का क्या काम है, वो फैट को डाइजेस्ट करता है। फिर बात करते हैं पैनक्रिएटिक जूस की। तो पैनक्रिएटिक जूस में दो तरीके के एंजाइम है, ट्राइप्सिन एंड लिपेज, है ना। ट्राइप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, एंड लिपेज का काम है क्या, इमल्सिफाई फैट को, है ना, ब्रेक करने का, फैट को ब्रेक करने का काम है। फिर एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक, स्टमक से एसिडिक फूड इस तरीके से अंदर जाता है। फिर बाइल क्या करता है, जो बाइल जूस आ रहा है यहाँ पर, ये बाइल जूस इसको बेसिक बना देता है। फिर बाइल सॉल्ट इमल्सिफाई फैट क्या करता है, फैट को फिर ऐसे करके ब्रेक करता है। एंड फिर पैनक्रिएटिक जूस क्या करती है, पैनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइन जूस क्या करती है, इस फूड पे एक्ट करती है। एंड फाइनली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। तो ये पूरा ट्रैक दिखाया हुआ है आपको कि किस तरीके से स्टमक से इंटेस्टाइन तक के बीच का प्रोसेस जो होता है वो होता है, और किस तरीके से फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक से इंटेस्टाइन तक आते आते। रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब फूड, जो अनअब्जॉर्ब फूड है वो, यानी कुल मिला के जो वेस्ट है हमारी बॉडी का, वो रिमूव कैसे होता है। तो देखो, जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो क्या करती है, जो बाकी का बचा हुआ जो वाटर है या मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करती है, एंड देन उसके बाद से क्या करती है, रेस्ट ऑफ द पार्ट को रिमूव करा देती है बॉडी से वाया अनस की हेल्प से, है ना। अब द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द अनस स्प्रिंटर। ये स्प्रिंटर के थ्रू रेगुलेट होता है। ये स्प्रिंटर जो है, स्प्रिंटर ही है जो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है, जिससे जो हमारा वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है ये ऑलरेडी। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को वहाँ पर भी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर आता है तो मैं उस लेक्चर में भी कवर करती हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी करिएगा, है ना। और कोई डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले और मैं उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल दूंगी आपको। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।